दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी, आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी, ईडी के पूरे हमले पर एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। जिस तरह उन्होंने आज राउज एवेन्यू की कोर्ट में स्वयं अपनी वकालत अपने की, ढेर सारी दलीलें दी, इसके बावजूद कि उनको टाइम 5 मिनट मुकर्रर किया गया था, और उन्होंने उसके पहले साफ शब्दों में कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा जाते हुए कि आपके खिलाफ ये है, ये है, ये है, तो उन्होंने उन ब्यौरों में जाने के बजाय उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे खिलाफ है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसका जवाब जनता देगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उन्होंने इस लड़ाई में अब झुकने से इनकार कर दिया है। ईडी या सरकार की तरफ से जो कार्रवाई उनके खिलाफ अब तक हुई है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हुई है, उनके नेताओं के खिलाफ हुई है, उस पर किसी भी तरह न तो सरेंडर करने के वो मूड में हैं और न तो वो किसी तरह की कंप्रोमाइज के मूड में हैं, वो लड़ने के मूड में हैं। जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने कोर्ट में और कोर्ट के जस्ट बाहर की हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए, हालांकि उस तरह से बातचीत अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आज बोला, तो इससे बिल्कुल ये बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। दोस्तों, आज उनको लेकर दो बड़े फैसले सामने उभर कर आए हैं। पहली बात कि उनको जो लोअर कोर्ट है उसने ईडी की हिरासत में और रखने के फैसले पर मुहर लगा दी है। ईडी ने मांगा था कि 7 दिन की उसको और मोहलत दी जाए ताकि 7 दिन अपने साथ रखकर उनसे ज़्यादा पूछताछ कर सके। इसको रिमांड बोलते हैं कि रिमांड पे जाना। तो रिमांड जो है 7 दिन देने के बजाय कोर्ट ने 4 दिन दिया है, 1 अप्रैल तक। अब इसके अलावा दूसरा जो बहुत बड़ा मामला है और वो पॉलिटिकल मामला है कि हाई कोर्ट में एक इंडिविजुअल याचिका दायर की गई थी पीआईएल की शक्ल में, और उसमें कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अब हटाया जाना चाहिए। उनको या तो स्वयं वो हट जाएं या उस पर आदेश हो कि वो अब मुख्यमंत्री न रहें, क्योंकि वो अभी इस समय ईडी की हिरासत में है। ऐसे वो कैसे सरकार चला सकते हैं? फिर प्रशासन कौन चलाएगा? दिल्ली को देखेगा कौन? और इस तरह से आदेश वो नहीं जारी कर सकते, न तो कैबिनेट बैठक कर सकते हैं। तमाम तरह की दलीलें दी गई थी, तर्क दिए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैं तो इंडिविजुअल याचिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए, जो लड़ाई दिल्ली में चल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जल्दी हटो, मुख्यमंत्री पद पर तुम नहीं रह सकते हो अरविंद केजरीवाल। एलजी की तरफ से भी दबाव डलवाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि बाद में और ऊपर से भी दबाव बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि वो जहां हैं वहीं से सरकार चलाएंगे। अभी तक 2 आदेश भी जारी कर चुके हैं। अब वो आदेश कहां से जारी होते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आदेश आते हैं और आदेश पर डिस्कशन होता है। आतिशी जो हैं, वो उनकी जो कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं पार्टी की, वो या सौरभ भारद्वाज दोनों ब्रीफ करते हैं प्रेस को। तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हाई कोर्ट में जो मामला था उसमें अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी जीत मिली कि भाई न्यायिक आधार पर उनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो सुरक्षित आज बरकरार रही। यानी उस पर उनको कोई अब आप पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन ये राजनीतिक फैसला या कार्यपालिका का फैसला, यूं कहा जाए एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर है, वो तो हो ही सकता है। अगर उनको कल्पना कीजिए कि आपस में दोनों ओर से भिड़ंत हो रही है, क्योंकि ये तो राजनीतिक लड़ाई अब बन गई है। यहाँ ईडी जो परिदृश्य में चली गई है, सच्चाई यह है कि इलेक्शन से ऐन पहले अगर किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी होती है, वो भी नोटिफिकेशन के बाद होती है, तो नेचुरली यह एक पॉलिटिकल मसला बन जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर या रिकमेंडेशन पर अगर राष्ट्रपति जी डिसमिस करती हैं सरकार, राष्ट्रपति शासन यहां लागू होता है, तो मुझे लगता है कि वैसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को अब इसके अलावा कोई चारा नहीं रहेगा
कि वो इससे बचने के लिए इसके पहले ही वो मुख्यमंत्री किसी को मुकर्रर कर दें। लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री किसी को मुकर्रर करेंगे? क्या वो किसी को सजेस्ट करेंगे कि हमारी जगह अमुक आदमी मुख्यमंत्री बन जाए? बहुत सारी अटकलें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो अपनी पत्नी को अगर सजेस्ट कर देते हैं तो सारी पार्टी मान लेगी। सुनीता केजरीवाल बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, समझदार हैं, वो स्वयं IRS अफसर रह चुकी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम बहुत सारे नामों को लेकर अटकलें चल रही हैं। कभी आतिशी के नाम पर अटकल चलती है, कभी गोपाल राय के नाम पर चलती है। लेकिन निसंदेह जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो ज़्यादा गोपाल राय को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गोपाल राय नीचे से ऊपर तक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे माने जाते हैं। वो कहीं से भी एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो कहीं से अफसर नहीं है, वो कहीं से किसी और आप उनको दायरे में नहीं रख सकते, और आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में गोपाल राय का भी नाम आ रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को नज़दीक से जानने वाले जो लोग हैं, मैंने कई ऐसे लोगों से बात की, हालांकि वो खुलकर नहीं बोलते, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में वो कहते हैं कि हर हालत में अरविंद केजरीवाल स्वयं सत्ता के सिरमौर बने रहना चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की अगुवाई किसी और के हाथ में जाए, क्योंकि इससे पार्टी के बिखरने का खतरा बढ़ जाएगा। आपस में कटुता बढ़ेगी, आपस में झगड़े बढ़ेंगे, और कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जिसको सारे के सारे नेता एक्सेप्ट कर लें कि ही इज आवर लीडर और शी इज आवर लीडर। तो ऐसी स्थिति में ही या शी में कोई अगर नहीं मिलता है कि जो उनको रिप्लेस कर सके, उनकी जगह मुख्यमंत्री बन सके, तो अरविंद केजरीवाल इस दरमियान जब वो ईडी की हिरासत में है, वो स्वयं मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, ताकि दबाव बनता रहे। दबाव बीजेपी पर भी बने, और दबाव जो है जो दूसरे और महकमे हैं शासन के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या दूसरे हर तरह के जो दायरे हैं, उन सभी दायरों में एक तरह का दबाव बने, और सोशल मीडिया से लेकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी कहानियां रोज की रोज चलती रहें, ताकि केजरीवाल जो है वो मेन स्ट्रीम जितनी बड़ी खबरें हैं, मुख्य खबरें देश की हैं, उसमें छाए रहें। दोस्तों, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आज अरविंद केजरीवाल ने कही, और इसके पहले उनकी पार्टी लगातार कह रही है, वो कह रही है कि ये जो भ्रष्टाचार की बात केंद्र सरकार कर रही है, जो ईडी कर रही है, वो झूठ का पुलिंदा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई 100 करोड़ का मामला नहीं है जो इल्जाम लगाया जा रहा है एक्साइज घोटाले के बारे में। उनका कहना है कि सच यह है कि अगर भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। अब वो कैसे? वो शरद चंद्र रेड्डी की पूरी कहानी उठाते हैं, और चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर है सब कुछ, किसने किसको दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को जो हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में आए, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में आए हुए हजारों करोड़ रुपए में 55 करोड़ एक ऐसी कंपनी के भी बताए जाते हैं, शायद 55 करोड़ से थोड़ा कम, और जो हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, उसमें कुछ करोड़ रुपए एक ऐसी कंपनी के हैं जिसमें डायरेक्टर के पद पर शरद चंद्र रेड्डी थे। और शरद चंद्र रेड्डी ये वही व्यक्ति हैं जो एक्साइज घोटाले में आरोपी रहे हैं, ये जेल में थे, ईडी की केस थी मनी लॉन्ड्रिंग की, और मनी लॉन्ड्रिंग की केस में जमानत आमतौर पे बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इनको फौरन मिल गई कुछ ही दिन के बाद। और कुछ ही दिन के बाद कैसे मिली? इनको स्वास्थ्य के आधार पर मिल गई। बताया जाता है कि इसके पहले और इसके बाद मनी ट्रांजैक्शन भी हुआ था। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड, मनी ट्रांजैक्शन का मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, जो कानूनी एक जामा पहनाया गया था उस समय, और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया असंवैधानिक, अवैधानिक, इल्लीगल घोषित कर चुका है। तो दिलचस्प बात यह है कि उनके परिवार ने और उनके लोग और उनकी कंपनी ने तकरीबन 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड हासिल किया। उसमें ज्यादातर रकम भारतीय जनता पार्टी को गई है, वो बिल्कुल सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर दर्ज है। बीआरएस को गई है। इस तरह से बीआरएस का मतलब भारतीय राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना में पहले सरकार चला रही थी, के चंद्रशेखर राव की पार्टी, इस पर गई है। और मजे की बात यह है कि वो अचानक उनकी रिहाई हो जाती है, और रिहाई के बाद जो आरोपी है वो गवाह बन जाता है,
और उसी गवाह के आधार पर आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप को फंसाने की कोशिश शुरू हुई है। तो यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, अरविंद केजरीवाल ने आज इस मुद्दे को भी छुआ, इस मुद्दे को भी उठाया कि कैसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है आरोपी के रूप में, फिर उसको गवाह बना दिया जाता है और इसमें हमारे जैसे व्यक्ति पर लांछन लगाया जाता है और हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत जिसके खिलाफ है वो तो भारतीय जनता पार्टी है। वो कह रहे हैं कि मनी ट्रेल तो हमारे यहां नहीं है, मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी पर लागू होता है। तो ऐसे में ये बिल्कुल सरासर साजिश है और इसी को पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी वो कह रहे हैं। दोस्तों, हमने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का भी पक्ष इस बारे में लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं मिला है। संभवतः मुझे नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से मीडिया में कमेंट किया होगा या कर रहे होंगे। हम उसको भी जरूर अपनी अगली किसी बुलेटिन में जरूर उस पर भी बात करेंगे, अपने किसी एपिसोड में, कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है। दोस्तों, हमारे इस नए चैनल को उर्मिलेश संवाद को आप जरूर देखें और लोगों को रिकमेंड भी करें कि वो देखें। इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके अपने विचार भी जरूर दें कि आपको कैसा हमारा चैनल लग रहा है। आपके हर सुझाव का हम सम्मान करेंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।